हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका ARO का एग्ज़ाम बहुत करीब है और आप सब उसकी तैयारी में लग भी गए हैं। अब हमारा 18वां जो ये सेशन है उसमें आज के हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OECD के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा सही है और सही उत्तर का चुनाव करके आपको सही सही ऑप्शंस चुनने हैं। तो बोल रहा है कि इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पहली बात तो ये है। दूसरा, भारत इसका सदस्य देश है। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो आपका OECD है उसमें इंडिया एक मेंबर है। एक पॉइंट तो इन्होंने ये कहा और दूसरा ये बोला कि जो इनका हेड ऑफिस है वो पेरिस में दिखाई देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका OECD है उसका हेड ऑफिस तो भाई फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ये तो सही बात है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसका मेंबर इंडिया नहीं है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला है तो वही सिर्फ सही था, तो केवल एक सही। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा भाई? डी इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। तो जो बातें मैंने आपको अभी बताई उसी को अगर डिटेल एनालिसिस में देखें कि भाई जो आपका OECD है उसकी स्थापना 1961 में हुई। क्या स्थापना? जो उसकी फॉर्मेशन है, जो उसका गठन है वो 1961 में हुआ। दूसरा, अगर भारत की बात की जाए तो भारत यहां पर याद रखना है कि OECD का मेंबर नहीं है, बट उसके विकास केंद्र का 27वां सदस्य है। किसका? विकास केंद्र का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये इसका मेंबर नहीं है, इसके विकास केंद्र का 27वां सदस्य है। दूसरा, इसका जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिखाई देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिल्ट एज्ड बाजार। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि गिल्ट एज्ड बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आपसे असत्य पॉइंट पूछ रहा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। सही नहीं पूछ रहा, असत्य पूछ रहा है, तो आपको उसी का आंसर देना है। और यहां पर कूट दे रखे हैं, आप चारों पढ़िए कि ये प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं, इसकी तरलता कम होती है, यह RBI के द्वारा समर्थित प्रतिभूतियां होती हैं, सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए इसे जारी किया जाता है। तो आप जब इन चारों पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आप यहां से देखोगे कि एक बी पॉइंट लिखा हुआ है और वो बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो तरलता है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो कम पॉइंट लिखा है वही इस पूरे स्टेटमेंट को गलत कर देता है, क्योंकि इसकी जो तरलता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसे यूज़ किया जाता है। और ये प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं, इसीलिए सरकारों के द्वारा इनको इशू किया जाता है और RBI के द्वारा ये समर्थित होती हैं। तो ये भी सही था और आपका डी पॉइंट भी सही था। गलत कौन सा था? केवल बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अब थोड़ा सा बात कर लें इसके डिटेल एनालिसिस पे कि गिल्ट एज्ड बाजार को सरकारी प्रतिभूतियों बाजार के रूप में, ये बाजार होगा, बाजार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा ये समर्थित होती हैं। उनको क्या किया जाता है? समर्थन दिया जाता है। किसका? RBI का। और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को संदर्भित भी करता है। यहाँ पे एक चीज तो ये जाननी थी। दूसरा जो हमने गलत बताया कि भाई
इसकी जो तरलता कम होती है वहां पे वो लिखा हुआ था, जबकि ये प्रतिभूतियां जोखिम मुक्त होती हैं और अत्यधिक तरल होती हैं, इसीलिए इसको सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली क्या मानी जाती हैं, प्रतिभूतियां मानी जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी थी। गिल्ट एज बाजार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक ट्रेजरी बिल बाजार और एक सरकारी बॉन्ड बाजार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन और वो बोल रहा है एक शब्द को लेके, डेरिवेटिव। ये शब्द ध्यान रखना है। डेरिवेटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चुनाव करें। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। इनका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, इसका लाभ परिसंपत्तियों के समझौते पर निर्भर करता है। अब आपको इस शब्द का अगर मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे देते। जब आप देखते हैं कि भाई जो डेरिवेटिव होते हैं तो इनका कोई भी क्या स्वतंत्र मूल्य नहीं होता, तो ये भी बात सही थी। इसका लाभ परिसंपत्ति के समझौते पर निर्भर करता है, तो ये भी बात सही थी। अब दोनों सही है तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही, एक ऑप्शन इसका सही था। अब यहाँ पे ये समझ लो कि व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि डेरिवेटिव का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक तरीके के उपकरण है। क्या है? एक तरीके के उपकरण है जिसका कोई भी स्वतंत्र मूल्य नहीं होता है, कोई भी उसका फ्री कॉस्ट नहीं होती। आपको इसका जो मूल्य है और जो इसका लाभ है वो किसके अंतर्गत मिलता है? वो परिसंपत्तियों के समझौते के ऊपर निर्भर करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। जैसे कि उदाहरण, वायदा, वित्तीय विकल्प, स्वैप, कैप एंड कॉलर, वित्तीय प्रतिभूति, साख पत्र, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम मसाला बॉन्ड जारी किया गया था? अब यहाँ पे एक टर्म तो ये आ गई कि मसाला बॉन्ड क्या होता है ना, और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया यहीं से कि किसने ये सबसे पहले रिलीज किया था, इशू किया था। तो यहाँ पे 4 संस्थाएं लिखी हुई हैं आपकी और आपको उन्हीं में से चुनाव करके बताना है कि वो कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने इसको इशू किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। क्लियर है ये बात? ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। मसाला बॉन्ड एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसके माध्यम से जो आपके भारतीय इकाइयां हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं इंडियन, वो क्या करती हैं? वो विदेशी बाजारों से, जो ग्लोबल मार्केट है वहां से रुपयों में, ना कि विदेशी मुद्रा के रूप में, फंड्स को एकत्रित करती हैं और यह विदेशी पूंजी बाजारों में रुपयों में अंकित बॉन्ड, रुपया जो आपको दिखाई देता है, इसे विदेशी निवेशक क्रय कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी और ये सारी चीजें आपके पेपर में भी पूछी जा चुकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन और यहां पर आपको एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज दे रखे हैं और एक तरफ देश दे रखे हैं। आपको मिलान करना है कि भाई कौन सा किसका है। अब एक तरफ निक्की है, फिर दूसरा आगे जब आप बढ़ेंगे तो SSE 50, फिर निफ्टी, फिर स्टेट टाइम्स। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इनके देश मिलाने हैं। अगर किसी बच्चे को निफ्टी का पता होता, ठीक है, किसका पता होता भाई? निफ्टी का पता होता, तो वो आंसर इजीली दे सकता था, क्योंकि यहां तीसरे से जो सी है उसको दूसरे से मिलाना था और ये कहां पे मिल रहा है? मात्र एक में ही मिल रहा है। यहां पे भी गलत था, यहां पे भी गलत था, यहां पे भी गलत था, तो आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। क्लियर? ये होता है तरीका, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको पता है जो निक्की है वो आपका जापान का है, जो SSE 50 है वो चाइना का है, जो निफ्टी है वो भारत का है और जो स्ट्रेट टाइम्स है वो सिंगापुर का है। तो दीज आर 4 स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपके कंट्रीज के साथ आपके सामने
लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिट फंड। आपने सुना होगा, ये टर्म बहुत बार यूज भी होता है। तो चिट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट फंड जो चिट फंड्स हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको उन्हीं के साथ बात करनी है। इसका नियमन और पंजीकरण आरबीआई और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। जैसे आप तमिलनाडु, केरल, इन सब में इस शब्द को बहुत बार सुनोगे भी। इसको गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों का दर्जा दिया गया है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसके बारे में आप साउथ इंडिया में बहुत बार सुनेंगे और ये दोनों ही सही हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोनों ही पॉइंट सही थे कि जो चिट फंड अधिनियम था 1982 का, उसके अनुसार वह लेन देन जिसमें एक व्यक्ति विभिन्न निवेशकों से एक समझौते के तहत निश्चित अवधि, एक फिक्स्ड टाइम के लिए उधार लेता है तथा प्रतिफल में उसे उपहार देने का वादा करता है, ऐसे को क्या कहते हैं भाई? चिट फंड कहते हैं। क्लियर है ये बात? चिट फंड का जो नियमन है, जो पंजीकरण है, वो राज्य सरकार और आरबीआई के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये भी आपको याद रखना था। और जो रिजर्व बैंक होती है वो चिट फंड कंपनियों को एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसको हम एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, उसके दर्जे को देकर उस ग्रुप में वो रखती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का और 7वां क्वेश्चन आपको एसडीजी गोल्स के साथ बताना है। ठीक है, एसडीजी गोल्स एक तरफ दे रखे हैं, दूसरा वो क्या बात रखते हैं वो दे रखा है। अगर आपको ये सारे याद हैं तो आपका 1 मार्क्स बन जाएगा। अगर नहीं याद हैं तो फिर आपका ये मार्क्स छूटेगा। देखिए, एक तरफ 1, 4, 5 और 7, अगर किसी को इनमें से एक भी याद होता तो वो आंसर दे सकता था। जैसे कि आप देखेंगे कि जो एक है वो गरीबी से है, तो एक का गरीबी से, एक का गरीबी का मतलब फर्स्ट का क्या होना था? थर्ड होना था। तो या तो बी होगा या डी होगा। अब ये ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट। बात आती है 4 की, तो यहां पे 4 किसके लिए होता है भाई? 4 होता है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन का मतलब यहां पर 4 आ रहा है, ये कट, और यहां पे आ रहा है 2, तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो यहां पर ये क्लियर रखना है कि जो आपका एसडीजी 5 है वो लैगिंग समानता से है और जो 7 है वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से रिलेट करता है। यहां पे आपको दे रखे हैं मैंने क्लियर सामने। बाकी के जितने भी आपके एसडीजी गोल्स हैं उनकी एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा और उन्हें याद करने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो आप हमारे संस्कृति आईएएस के चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट के टॉपिक में जो एसडीजी गोल्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहला। चौथी पंचवर्षीय योजना 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपने जो पंचवर्षीय योजना थी उन सभी को याद किया होगा, क्योंकि इसी के बाद योजना आयोग के बाद ही क्या आया था? योजना आयोग के बाद ही नीति आयोग आया था। तो हमारा जो नीति आयोग है उसके पेरेंट के रोल में तो इसी को माना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन हमेशा आपको योजना आयोग से, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वहां से मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये दोनों लाइनें हैं वो बिल्कुल सही दे रखी है। यहां पर बिल्कुल सही दे रखा है, ए ऑप्शन दोनों सही थे। 1951 में ये पहली बार आई थी और जो 4th थी वो 1969 से 74 तक चली थी। 5 वर्षों के लिए रखी जाती थी। तो इसके बारे में एक पूरी की पूरी वीडियो आरओ के जो अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब आपके लिए रख दी जाएगी, बना दी जाएगी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 10वां क्वेश्चन हमारा टेस्ट के रूप में रहता है, आपका उसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए और दे भी रहे हैं बहुत सारे लोग। विकसित भारत
2047 के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों में शामिल है। आपको इस टर्म को याद रखना है, विकसित भारत @2047। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और बताना है सही उत्तर कौन सा होगा। जलवायु द्वारा भूमि संबंधी जो सुधार हैं वो बिल्कुल सही है। जलवायु वित्त के लिए जो टैक्सोनॉमी है वो बिल्कुल सही है। श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार बिल्कुल सही है। विदेशी निवेश के लिए नियमों का सरलीकरण ये भी सही है। तो इसका मतलब ये चारों ही पॉइंट इसमें आते हैं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या हम सही हैं। यस, हम लोग एकदम सही हैं और यही सारे पॉइंट्स इस पूरे जो @2047 दिया गया है उसमें ये कंप्लीट किए गए हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब आपके लिए जो होमवर्क है आज का 10वां क्वेश्चन, एकीकृत पेंशन योजना, इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इन दोनों पॉइंट्स को पढ़कर इन चारों पॉइंट्स में से एक करेक्ट आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अब आप सभी के लिए हम संस्कृति IAS की तरफ से एक पूरा का पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं और वो चल भी रहा है रात के 8 बजे। वहाँ पर आपका ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आज हमारी 7वीं क्लास होगी। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे बच्चे नए जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें, धार दें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आज हम नॉर्थ इंडिया की रिवर्स पढ़ेंगे, तो सारे लोग 8 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज हम नॉर्थ इंडिया की रिवर्स पढ़ेंगे। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया से मस्ती के साथ चीज़ों को सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।